गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन देख रहे थे कि भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें अपन ने देखा था कि हमारे सामने दो प्रश्न थे। उन दो प्रश्नों के बारे में अपन ने देखा था कि भूगोल क्या है और भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। उन्हीं दोनों प्रश्नों के जवाब लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो उसी के साथ अपन आज सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ देखते कि भौतिक वातावरण और मानव के अन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में, यानी हमारा भौतिक वातावरण यानी प्रकृति और मानव के मध्य जो क्रियात्मक संबंध है, उन संबंधों को एक कवि द्वारा संक्षेप में समझाया गया है। संक्षेप में यानी मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से उन्होंने मानव और ईश्वर दोनों के मध्य जो वार्तालाप है उसको अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया है। ये कविता के माध्यम से इस प्रकार प्रकट किया है कि वार्तालाप जो हो रहा था उसमें कहा है कि भगवान आपने मिट्टी का सृजन किया, कि भगवान ने क्या किया, आपने मिट्टी बनाई और मैंने क्या किया, उस मिट्टी से कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, रात्रि का मतलब आपने रात बनाई तो मैंने उस रात्रि से को उजाले में बदलने के लिए मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलों का सृजन किया। आपने बंजर भूमि बनाई, पहाड़ बनाए और मरुस्थलों का निर्माण किया तो मैंने फूलों की क्यारी सजाई, बाग बगीचे बनाए। इसी भूमि के ऊपर हमने क्या किया, आपने बंजर भूमि बनाई लेकिन मैंने क्या किया, उस बंजर भूमि में भी फूलों की क्यारी सजाई, बाग बगीचे लगाए। अब इसी के माध्यम से वो कहना चाह रहे थे कि जब ईश्वर कोई कार्य करता है तो उसका मानव और ईश्वर के मध्य किस प्रकार, जब प्राकृतिक चीज़ें ईश्वर के रूप में मानते हैं अपन, तो प्राकृतिक चीज़ों और मानव के मध्य किस प्रकार सामंजस्य बना हुआ है, उसी सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए ये कवि बता रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकताओं की अवस्था से स्वास्थ्य की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से, यानी प्रकृति के सहयोग से ही उसने नई संभावनाओं का सृजन किया, यानी निर्माण किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। मानवीकृत यानी मानव और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। प्रकृति को प्रभावित करने वाला जो मानव है, ये दोनों के आपस में किस प्रकार संबंध है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो इसी भूगोल के अंतर्गत हम इसी चीज़ों का भूगोल इसी अंतःक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन और संचार के साधनों में के जाल पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। अब इसमें कहा है कि हम देखते हैं कि मानव द्वारा परिवहन और संचार के साधनों का आज जाल बिछा हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र जो है समाकलित है, सीमित हो गए, संगठित हो गए, एक हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल को इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। इसने कहा कि एक सामाजिक विज्ञान के रूप में जब अपन भूगोल को पढ़ते हैं तो उस दौरान यही क्षेत्रीय समाकलन और संगठन इसमें बताए जाते हैं। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है कि किस प्रकार भूगोल भी एक वैज्ञानिक विषय। ये 3 प्रश्न जो है इसी से अपने को इन चीज़ों का पता लगता है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर पर देते हैं, यानी हर चीज़ में क्या जुड़ा हुआ है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इन चीज़ों के प्रश्न ढूंढना यही वैज्ञानिक कारण है। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कहाँ प्रश्न के संबंध से होते हैं। ये काम ऐसे हुआ तो पूछते हैं कि क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो ये कहाँ पर हुआ। ये चीज़ें उन चीज़ों को बारे में अध्ययन पर जोर देती है। सब मिलाकर दोनों प्रश्नों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है, इन चीज़ों का अपने को अध्ययन करना होता है, इन चीज़ों का पता लगता है। से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही ये उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न से के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। अब इसने कहा है कि इन 2 प्रश्नों में तीसरा एक प्रश्न जुड़ने तक, जब तक तीसरा प्रश्न इसमें नहीं जुड़ा तब तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं माना गया। और ये तीसरा प्रश्न जो था वो था भूगोल का ये पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है, ये कार्य क्यों होता है, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। इस क्यों तब तक नहीं जुड़ा, तब क्यों का हम अध्ययन किया तो इससे पता चला कि ये एक वैज्ञानिक विषय है। ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों और तथ्यों के मध्य कार्य और कारण से जुड़ा हुआ है। भूगोल का ये पक्ष क्यों प्रश्न से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से, क्रोड का अर्थ होता है धरातल,
तो धरातल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं, स्थानिक का मतलब किसी स्थान की विशेषताओं और गुणों का इसमें विवेचन किया जाता है। उस कोई क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र के बारे में, उसके गुणों के बारे में इसमें जानना आवश्यक होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसी एक राज्य की जो धरातलीय भूमि होती है, धरातलीय भूमि की जानकारी हमें भूगोल के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ये क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, वहाँ के जो तथ्य, यहाँ के जो क्षेत्र उसमें किस प्रकार से फैले हुए, वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ का केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इन प्रतिरूप की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है कि इस कारण से हुआ है। ये मानव, जैसे अपन बात करें किसी स्थान पर कि यहाँ पर पर्वत है, तो हमारे सामने आता है कि ये पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत क्यों बना और इसका निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो क्या रही। तो इन प्रश्नों का जब अपन आंसर ढूंढते हैं, उत्तर ढूंढते हैं, तो उससे अपने वो सारी चीज़ें वैज्ञानिक विषय के रूप में हम उसकी खोज करते हैं, तो उससे अपने को पता लगता है। ये मानव और उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य और अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। अब इसने ये कहा कि अब दोनों के मध्य, मानव और भौतिक वातावरण के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन इसी प्रकार से किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि भूगोल एक समाकलन, इंटररेटिंग विषय के रूप में, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, इन क्षेत्र विशेष की जानकारी उपलब्ध करवाता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास भी करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है और ये इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। विश्व जो है एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। हम चाहें कि नहीं सब सारा ही काम हम ही कर ले तो नहीं कर सकते, बिना किसी दूसरे के सहयोग के ये कार्य नहीं हो पाता है। तो संपूर्ण विश्व जो है एक दूसरे पर निर्भर है। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है, वैश्विक ग्राम, जिसके अंतर्गत परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियाँ क्या हो गई, दो देशों के मध्य, दो क्षेत्रों के मध्य आज जो दूरियाँ जो है हमारे टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। बेहतर साधनों से दूरियां कम हुई है। श्रव्य दृश्य माध्यमों और सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया। आज ये आंकड़े हमारे पास, पहले हमें लिखना पड़ता था वो चीज़ें, आज ये टेक्नोलॉजी ने इन आंकड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों एवं आर्थिक और सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण और परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस के रूप में, अगर बाहरी चीज़ों के रूप में देखा जाए तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत ज़्यादा संबंध है। प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को यानी वास्तविकता की जांच करना, यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य यानी आसान बनाता है। उन चीज़ों के जानने के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। रेखा चित्र बनाकर दिया हुआ है कि भूगोल का किस प्रकार से अन्य विज्ञानों के साथ संबंध है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए, विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय वो सारे भूगोल से जुड़े हुए, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में अलग अलग होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता का पर ध्यान देता है, बल्कि उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है, सभी चीज़ों को एकत्रित करने का कार्य भी करता है। भूगोल को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। भूगोलवेत्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी क्षेत्रों के आंकड़ों को एकत्रित कर उन क्षेत्रों की व्यापक समझ रखते हैं कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की जानकारी अपने पास सुरक्षित रहती है, जिससे वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। तार्किक का मतलब एक तरह से उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करके हमें समझा सके उन चीज़ों के बारे में। तो एक भूगोलवेत्ता का यही कार्य होता है। ये संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। जैसे भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक माना गया है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। अब क्षेत्रीय विस्तार जो था
वो बहुत सारी लड़ाइयाँ जो होती है उनके लिए अपन बात करें, पिछले समय में राजा महाराजा जो लड़ते थे एक क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए कई लड़ाइयाँ वो लड़ते थे। तो उस दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है। जब चारों तरफ उसके जल होता है तो उससे क्या होता है, आक्रमण का भय कम रहता है, वो उनकी रक्षा करने का कार्य करता है, उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर देखते हैं तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। किस कारण से ये युद्ध जब था, इसका भौगोलिक प्रभाव होने के कारण ये युद्ध में हार गया। तो कई बार अपन देखते हैं अपने धरातलीय जो बनावट है, वो धरातलीय बनावट भी ऐसी है जो कई बार सामने वाले दुश्मन को मात देने के लिए काफ़ी कारगर होती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान जो दर्रे हैं, अब वो हमारा हिमालय तो हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन मध्य भाग में जो दर्रे बने हुए हैं वो दर्रे क्या करते हैं, घुसपैठियों को अपने यहाँ तक पहुँचाने में, या एशिया के आक्रमणकारी जो आए थे वो सारे इन दर्रों के माध्यम से ही भारत में आए, परवर्जकों को मार्ग की सुविधा देते हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करें। नौ संचालन यानी नौकाओं के संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेश करने में सहायता। अभी समुद्र में जो नौकाएं होती थी, तकनीकी सहायता नौ संचालन था। इस नौ संचालन के कारण यूरोपियन जो व्यक्ति थे, उन यूरोपियन लोगों ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर भारत में यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने में सहायता प्रदान की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिलती थी। समुद्र के माध्यम से ही गम्यता का मतलब आने जाने का रास्ता मिलता था उनको। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के अनेक भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसने कहा है कि भौगोलिक तत्व जो हमारे हैं, उन भौगोलिक तत्वों ने विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा में कई मार्गों को परिवर्तित कर दिया, अपरिवर्तित के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता है। हर भौगोलिक तत्व धरातल में जो उपलब्ध है वो समय के साथ परिवर्तित होता जाता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व और विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के रूप में अपन देखें, अ स्थान और ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है। एक स्थान, जैसे अपन बात करें कि ये स्थान ब स्थान से, ये हो गया अ स्थान और ये हो गया ब स्थान, ये अ स्थान से ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है। जिस विकल्प के रूप में ये भी कहा जाता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है। अब एक तो यह है कि 1500 किलोमीटर दूर, दूसरा कहा जाता है 2 घंटा दूर। तो 2 घंटे में मतलब एक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 750 प्रति किलोमीटर की स्पीड से हम जिससे चल रहे हैं, तो 2 घंटे की दूरी यदि हवाई जहाज़ से यात्रा की जाए तो इसका जो है वो अलग ही देख रहे हो। यदि हवाई जहाज़ से अगर इसमें यात्रा की जाए या 17 घंटा दूर यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए, इसने कहा है अलग अलग बताया कि ऐसे ब स्थान की जो दूरी है घंटा दूर है हवाई जहाज़ से, 17 घंटा दूर है रेल से। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन के भाग को, तो हम इन चीज़ों के बारे में आज धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अब उनको घंटे के रूप में भी हम उसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं। इसमें रेखाचित्र पॉइंट एक विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप में चित्रित करता है। ये संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। अभी चित्रित जो सबसे पहले अपन देखते हैं 1.1 रेखाचित्र 1.1, ये रेखा चित्र 1.1 जिसमें ये बताया गया है कि बीच में भूगोल है और भूगोल जो है वो किस प्रकार से, इससे देखते एक तरफ से अगर देखते हुए चले तो भूगोल का संबंध वनस्पति विज्ञान पादप भूगोल से भी रहा है, प्राणी विज्ञान प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल पर्यावरणीय विज्ञान हो गया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो सांस्कृतिक भूगोल यानी मानव शास्त्र हो गया, सांस्कृतिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन दर्शन शास्त्र हो गया, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र हो गया, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से इसका संबंध है, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक शास्त्र, जनसंख्या भूगोल जनांकिकीय,
आर्थिक भूगोल जिसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि जिसको आर्थिक सांख्यिकी कहा जाता है। गणित और खगोलीय भूगोल इसके अंतर्गत हम इस अध्ययन करते हैं। भू विज्ञान, भू आकृति, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा विज्ञान यानी मृदा भूगोल। तो इन सभी का एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से रिलेशन है और इसमें भूगोल में हम इन सभी चीज़ों का, इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट जो है भौगोलिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, इन चीज़ों का अध्ययन और करेंगे। जो रेखा चित्र में दी हुई है, भूगोल और सामाजिक विज्ञान का संबंध कैसे है, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान किस प्रकार से संबंधित है, इसका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।